नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। 30 लाख जनसंख्या और 80% साक्षरता वाले पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले 15 दिनों से हिंसा जारी है। हिंसा की शुरुआत मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद 3 मई को हुई थी। एक असम राइफल के जवान सहित अब तक 74 लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 1700 घरों को आग लगाया जा चुका है। 221 चर्चों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 35,000 से ज़्यादा लोग राहत कैंप में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कुकी समुदाय से आते हैं, जो अल्पसंख्यक जनजाति समुदाय है। उन्होंने राजधानी इम्फाल छोड़ कहीं और चले गए हैं। कई कुकी समुदाय के अधिकारी सरकारी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। कुकी समुदाय में सरकार के लिए गहरा अविश्वास पैदा हो गया है। इम्फाल से कुकी जनजाति के लोग भाग निकले हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों से मेती समुदाय के लोग भाग रहे हैं। मेती समुदाय वहाँ का बहुसंख्यक आबादी है। 44% आबादी मेती समुदाय से आता है। इंटरनेट को आगे के 5 दिनों तक पूरे राज्य में बंद कर दिया गया है। 44% वाली बहुसंख्यक मेती समुदाय सरकार से अपने लिए एक अलग गारंटी चाहता है। वो जंतर मंतर पर आकर बैठ गया है कि हमें अलग गारंटी दो, जबकि वो बहुसंख्यक है। बाकी के 34 जनजातीय समूह संविधान के दायरे में एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहा है। वहाँ की 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 मेती बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं। एनडीए के 54 विधायक हैं। 60 में से 54 विधायक एनडीए के हैं, जिसमें अकेले 37 विधायक बीजेपी के हैं। और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 7 विधायक हैं जो कुकी जनजाति से आते हैं, और बाकी के 30 मेती समुदाय से आते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में बहुसंख्यक विधायक मेती समुदाय से और 7 कुकी जनजाति से है। आपको बताते चले कि मणिपुर देश का तीसरा राज्य है जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या लगभग 36.89% है। आप सोचिए, यहाँ पे साक्षरता 80% है। मिनरल्स यानी खनिज भरा पड़ा है। वहाँ की गरीबी रेखा वाली जनसंख्या 37% है। 100 में 37 आदमी गरीब है। साक्षरता ज़्यादा है वहाँ। आपको और मैं बताऊं कि सरकार और जनता के बीच का रिश्ता लकड़ी के पुल के जरिए तय होता है। मतलब आप विकास को समझ जाइए कि कैसा विकास है नॉर्थ ईस्ट में। आखिर हिंसा की वजह क्या है? अगर हम तात्कालिक तौर पर देखें तो इस साल मार्च में मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति MV मुरलीधरन ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया था कि आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर शीघ्रता से अनुसूचित जनजाति सूची में मेती समुदाय को शामिल करने पर विचार करें। यह हाईकोर्ट का फैसला था, सिंगल जज का फैसला था, और हिंसा भड़क गई। हिंसा क्यों भड़की? हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जो अल्पसंख्यक जनजाति के लोग थे, उन्होंने एक मार्च निकाला इस फैसले के खिलाफ। मेती समुदाय उन पर अटैक किया, हमले किए। उसके जवाब में उन्होंने हमला किया। जहाँ ये मजबूत थे, वहाँ का क्या मतलब? वहाँ का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी जनजातियों का है, जो अल्पसंख्यक जनजाति, उनको आरक्षण मिला हुआ है। मेती समुदाय का कहना था कि हमें, जब हमारा राज्य भारत में विलय हो रहा था 1949 में, तो उस समय हम जनजाति थे, हमें आरक्षण था। उस समय हमारी जनसंख्या 50% से ऊपर थी। अब हमारी जनसंख्या कम हो गई है। ये बाहर के लोग आकर बसने शुरू हो गए। शहरी क्षेत्र में मेती समुदाय के लोग हैं। साक्षरता मेती समुदाय में ज़्यादा है। आप अगर हिंदुस्तान में मणिपुर के लोगों से मिले तो वो मेती समुदाय से ज़्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि वो साक्षर भी हैं। चाहे वो दिल्ली हो या कहीं कोई और बड़ा शहर हो, सभी जगह मेती समुदाय के लोग अपनी साक्षरता के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण कहीं ना कहीं नौकरी करते रहते हैं।
हाई कोर्ट ने कहा अब इनको आरक्षण दीजिए। हाई कोर्ट का ये अधिकार नहीं था। आपको मैं बताऊं कि आरक्षण का फैसला राज्य सरकार पहले लेती है और केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजती है और फिर केंद्र सरकार उसको अनुमोदित करती है। अगर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उस आरक्षण पर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने उस सीमा का ही उल्लंघन कर दिया। अब सवाल है कि हाई कोर्ट ने आखिर क्यों किया। वो भी सिंगल बेंच है, एम.बी. मुरलीधरन, जस्टिस एम.बी. मुरलीधरन के बारे में मैं बताऊं कि ये मद्रास हाई कोर्ट में थे। इनके बारे में तमिलनाडु के अंदर जो राय है वो यह है कि ये आरएसएस के लिए काम करते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। इनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की थी मद्रास तमिलनाडु हाई कोर्ट में। उसके बाद इनको तबादला किया गया मणिपुर हाई कोर्ट में और उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप मेती समुदाय के लोगों को जनजाति में, मेती समुदाय को आप अनुसूचित जनजाति में कंसीडर कीजिए, उनको आरक्षण दीजिए। आपको दूसरी चीज़ बताएं, मेती समुदाय जो है यह हिंदू धर्म को मानता है और बाकी के 34 जो समुदाय हैं, जनजातियां हैं, वह क्रिश्चियनिटी को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है। इसीलिए चर्चेज पे अटैक इम्फाल शहरों में आप ज़्यादा देखे होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ कुछ मेती समुदाय के लोग थे। और क्या वजह है कि मेती समुदाय इतना आक्रामक दिखा उसकी। और दूसरी चीज़ें, मेती समुदाय ने जो कुकी समुदाय के बारे में बातें फैलाई, वो आरएसएस के डिजाइन का एक हिस्सा है। वो क्या है कि ये अफीम की खेती करने म्यांमार से, बर्मा से मणिपुर आते हैं। ये घुसपैठिया है। एनआरसी हमें करनी है। कहाँ करनी है एनआरसी? आपको पता है ना किसका मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। ये घुसपैठिया है। ये ड्रग, नशीली दवाओं का, नशीली चीज़ों का स्मगलिंग करते, तस्करी करते, ये सब आरोप लगाए गए। सवाल ये है कि अगर ये तस्करी कर रहे हैं, अगर घुसपैठ कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? वहाँ तो बीजेपी की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है। भारत सरकार सरहद पे क्या कर रही है? अगर ये घुसपैठिया कर रहे हैं तो भारत की सेना क्या कर रही है जो सरहदों पे बैठ के रक्षा करती है? अगर पहाड़ों पे अफीम की खेती हो रही है, भारत सरकार क्या करती है? मणिपुर में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? तो ये सब आरोप दरअसल एक वजह से लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह है कि मणिपुर में जो खनिज संसाधन है वो पहाड़ों में मिलते हैं और मेती समुदाय के लोगों को लगता है कि हम पहाड़ों पे कब्जा कर लें। पहाड़ों पे आप कैसे कब्जा करेंगे जब आप इनको घुसपैठिया बताएंगे, जब एनआरसी करेंगे, आप वहाँ पहाड़ों से निकालेंगे, तभी तो पहाड़ों पे कब्जा करेंगे। अब भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला आता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट सोया नजर आता है। हिंसा हाई कोर्ट के फैसले की वजह से भड़की। भारत का सुप्रीम कोर्ट को यह बात संज्ञान में नहीं लेनी चाहिए थी कि हाई कोर्ट की एक फैसले की वजह से कितनी बड़ी हिंसा हो रही है। 74 लोगों की जान चली गई, 35,000 से जो ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं कहीं शरण लिए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोया रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा कि निर्णय तथ्यात्मक रूप से गलत था और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ भी था। तो आप चुप क्यों थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की, हमें मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश पर अब रोक लगानी है। इतने लोग मर गए और यह क्या है? ये शुद्ध रूप से मजहबी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकवाद का मामला है और इसके तह में वह व्यापारी, वह धंधा करने वाला, वहाँ का खनिज संसाधन का धंधा करने वाला जो बिजनेसमैन है, वो इसका फ़ायदा उठा रहा है।
सीजीआई ने और आगे क्या कहा, यह पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है और हमने जस्टिस मुरलीधरन को उनकी गलती सुधारने के लिए समय दिया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें अब इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा। यह स्पष्ट है कि अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संविधान पीठ के निर्णयों का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत स्पष्ट है। न्यायालय ने फिर भी रोक नहीं लगाई, लेकिन यह नोट किया कि चूंकि सिंगल जज के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की बेंच के समक्ष अपील दायर की गई है, इसलिए पीड़ित पक्ष खंडपीठ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वह यह कि मणिपुर राज्य हमें यह बताए कि क्या कदम उठाए गए हैं। एक संवैधानिक अदालत के रूप में हम इसे सुनिश्चित करेंगे, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फिर बनेगा सरकार की तरफ से। और मेती समुदाय के लोगों की तरफ से जो वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि म्यांमार से अवैध आप्रवासी आ रहे हैं और वे मणिपुर में बसना चाहते हैं। मैती समुदाय की तरफ से रंजीत कुमार ने कहा कि वो अफीम की खेती में शामिल है और इस तरह से एक उग्रवादी शिविर वहाँ बना रहे हैं। न्यायालय ने कहा यह राजनीतिक क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे, यह काम मेरा नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संवैधानिक अधिकारी संयम से काम लें। अदालत ने टिप्पणी की कि श्री SG यानी सॉलिसिटर जनरल अधिकारियों की ओर से संयम होना चाहिए। कृपया संवैधानिक अधिकारियों को संयम से काम लेने और इस तरह के बयान न देने की सलाह दें। लेकिन हिंसा की सिर्फ वजह हाईकोर्ट का फैसला ही तात्कालिक वजह हो सकता है। मेती समुदाय अपने तौर पे प्रोजेक्ट करता है कि कुकी जो है, कुकी क्रिश्चियनिटी को में बिलीव करता है, क्रिश्चियनिटी मजहब को मानता है, ईसाई मजहब को मानता है। तो एक मजहबी दरार यहाँ पे है। उसके बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का दरार है। मेती समुदाय अब बहुसंख्यक है, कुकी समुदाय अल्पसंख्यक है। और कुकी जिन पहाड़ों पे कुकी जनजाति रहते हैं, उन पहाड़ों में भारी मात्रा में खनिज संपदा है और काफ़ी मात्रा में वहाँ खनन होता है। अगर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का फाइल पढ़ें, दस्तावेज पढ़ें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रोमाइट हम आयरन और स्टील बनाने में इस्तेमाल करते हैं। भारी मात्रा में क्रोमाइट मणिपुर में है। लाइम स्टोन मतलब सीमेंट, हम अपने घरों में जो सीमेंट लगाते हैं वो लाइम स्टोन का बहुत बड़ा भंडार है मणिपुर में। निकेल, कॉपर, सल्फाइड, मैग्नाइट, इस सब का भंडार है। लेकिन पहले तो झगड़े नहीं हो रहे थे। ऐसा झगड़ा क्यों हुआ? कौन है हवा दे रहा है? किसको फायदा इस झगड़े से? मणिपुर तो 80% साक्षर राज्य है। कहते हैं जहाँ साक्षरता होती है वहाँ दंगे नहीं होते, लेकिन मणिपुर में हो रहे हैं। कहते हैं साक्षरता जहाँ होती है वहाँ गरीबी नहीं होती। मणिपुर के लोग गरीब हैं, 100 में 37 लोग गरीब हैं। अगर गरीबी रेखा के राज्यों का आप आंकड़ा देखेंगे तो मणिपुर नीचे से तीसरा राज्य है जो गरीब है। आखिर ऐसा क्यों है? मणिपुर मिनरल्स इतना है, खनिज संपदा है, बावजूद मणिपुर गरीब है। आपको मैं बताऊं, हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा मणिपुर में है। 40 तेल के कुएं और गैस के कुएं और गैस के फील्ड वहाँ पाए गए हैं। 40 गैस के कुएं पाए गए हैं और लगभग इसी संख्या में गैस फील्ड भी पाया गया है वेस्टर्न मणिपुर में, जिसमें तमेंगलोंग है डिस्ट्रिक्ट में है, इम्फाल वेस्ट है, चूड़ाचंदपुर है। चूड़ाचंदपुर में कुकी का एक वर्चस्व रहा है। कुकी की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ चीनी मिट्टी भारी मात्रा में पाया जाता है। पहली हिंसा 2012 में भड़की। कारण क्या था? ये जो तेल के कुएं जो पाए गए थे उससे तेल निकाला जा रहा था चूड़ाचंदपुर में और तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये जब निकाला जा रहा था तमेंगलोंग, जीरी, इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल में ये इंडियन ऑयल लिमिटेड और एशियन ऑयल फील्ड इसको निकाल रही थी। जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, इंडिजीनियस कम्युनिटी मतलब वहाँ की रहने वाली जो जनसंख्या है, कुकी जनजाति, उसने विरोध शुरू किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो विरोध धीरे धीरे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में फैलता गया। अभी जो तेल के धंधे करने वाली कंपनियां हैं, इनको लगा इनसे कैसे निपटें। वहाँ से चूँकि मेती समुदाय के लोग साक्षर ज़्यादा हैं, तो ये जो तेल की कंपनियां वहाँ गए तो उन लोगों को नियुक्त किया और कुकियों ने इसका विरोध किया। यहाँ से झगड़े चालू हुए। मतलब आर्थिक संसाधन, खनिज संसाधन पे एकाधिकार मेती समुदाय चाहता है, कुकियों को वहाँ से निकाल देना चाहता है। और सिर्फ वहीं नहीं हुआ, मेघालय में भी हुआ, खासी हिल में भी हुआ। वहाँ पे यूरेनियम मिला, मेघालय में यूरेनियम मिला, वहाँ के लोगों ने विरोध किया। बहुत सारी माइनिंग कंपनी, मणिपुर में क्रोमाइट, लाइम स्टोन, आप जो टीवी पर ऐड देखते हैं कि सुपरटेक सीमेंट ले लीजिए, एसीसी ले लीजिए, ये सब लाइम स्टोन कहाँ से आ रहा है? ये सब मणिपुर से ही तो आ रहा है। और मणिपुर में कहाँ से आ रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा है, जहाँ कुकी जनजाति रहती है। ये संसाधन का टकराव है। और ये टकराव कौन पैदा कर रहा है? जाहिर सी बात है, सरकार पैदा कर रही है। सरकार चाहती है कि ये वायलेंस हो। आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट जब बनी और जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि स्थानीय जो भी पहाड़ों पे जो लोग रह रहे हैं वो इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। कुकी जनजाति के लोगों ने कहा संसाधन मेरा है तो हम उपयोग क्यों नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, पहाड़ों पे रहने वाली कुकी जनजाति के बीच एक बड़ा आंदोलन भी हमेशा चलता रहा है। किस बात का? कि जब क्रोमाइट माइनिंग होती है, लाइम स्टोन की माइनिंग होती है, उसका हेल्थ सर्वे सरकार ने कभी नहीं किया कि हेल्थ पे, लोकल लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। सोशल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कभी भी उसका सर्वे नहीं हुआ कि सामाजिक और पर्यावरण के तौर पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ की जनसंख्या में। भारत के संविधान ने, सबको पता है कि जनजाति है जो है, भारत की जनजाति है, आदिवासी समुदाय है, उनको उनका लैंड कैसे सुरक्षित रखना है, जंगल को कैसे सुरक्षित रखना है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। और 2006 में द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बना में यूपीए के समय में ट्राइबल्स और फॉरेस्ट जो जनजातीय थे, जो जनजाति के लोग, उनको और ताकत दी गई। कहीं कि उनको ताकत यह दिया गया कि अगर कोई आपके यहाँ खुदाई करता है, अगर खनिज संपदा निकालता है, तो बिना आपके सिग्नेचर की, आपकी सहमति का नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ सरकार चेंज हुई और सरकार ने कहा कि आप इसमें दखल नहीं दे सकते हो, जो भी कंपनी निकालना चाहे, या जो मणिपुर की सरकार जिस कंपनी को निकालने का ऑर्डर देती है या भारत सरकार, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। वहाँ से भी एक झगड़े चालू हुए। कहने का मतलब, हम लोग तो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और मकान सीमेंट से बनता है, लाइम स्टोन से बनता है, हमारे घर के संसाधन क्रोमाइट से बनते हैं। हम जो शहरों में गाड़ी से चलते हैं वो पेट्रोल और डीजल क्यों भी वहाँ से निकाला जाता है। हम अपने घरों में जो खाना बनाते हैं वह भी गैस वहाँ से निकाला जाता है। संसाधन समझिए कितना है। और जिनके पास संसाधन है उसमें 100 में 37 लोग गरीब हैं। जब से मणिपुर की सरकार ने वहाँ ट्राइबल लैंड मतलब आदिवासियों को जो संरक्षण मिला हुआ था कि वो अपने ज़मीन और जंगल का फैसला खुद करेंगे, वो अधिकार जब से मणिपुर सरकार ने खत्म किया है, तब से माइनिंग बेहद बड़े पैमाने पर हो रही है।
आज इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है कि ये अफीम की खेती करते हैं। आपको मैं बताऊं कि 1 एकड़ अफीम की खेती करने में 1,20,000 रुपये लगते हैं। मणिपुर में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? 100 में 37 लोग। अगर नीचे से गिनेंगे तो मणिपुर 30 नंबर पे आता है। और आप सोचिए, बेहद पैमाने पे इस माइनिंग का असर ये हो रहा है कि चमड़े की बीमारी, अल्सर, अस्थमा, लंग कैंसर, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, किडनी की बीमारी, लीवर डैमेज, ये सारी चीज़ें हो रही है। और फ़ायदा कौन लेना चाहता है? मेती समुदाय। कहाँ पे? दोनों जगह, सरकार के अंदर भी और सरकार के बाहर भी। तो आप समझ लीजिए, यह वहाँ हिंसा सिर्फ एक तात्कालिक वजह हाईकोर्ट के फैसले हैं, लेकिन उसकी दूसरी वजह संसाधन पर अधिकार किसका हो, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, देखिएगा आने वाले वक्त में जिस तरीके से जनजातीय समुदाय के लोगों का के संसाधन पे एकाधिकार कंपनियों का होता जा रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ में भी यही लड़ाई चल रही है, मेघालय में भी यही लड़ाई चल रही है। तो हिंसा बढ़ेगी और जो हमारी सत्ता है उस हिंसा को हिंदू मुसलमान आरक्षण जैसे चीज़ों में बांट कर देखेगी और सरकार का अपना एजेंडा पूरा होगा, अपना हित पूरा होगा, कंपनियों का हित पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।